इस सेगमेंट के साथ हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग सीरीज शुरू किए हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स में का, और उसमें भी हम लोगों ने शुरुआत किया है मैथमेटिकल फिजिक्स का। और मैथमेटिकल फिजिक्स में भी जो हम लोग फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, उसके आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है, पोजीशन सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि हम सभी टॉपिक आप लोगों को मैं बिल्कुल क्रम से पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जो सिलेबस में दिया है ये थोड़ा स्कैटर्ड है। जब तक आप पोजीशन सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं पढ़ पाएंगे तब तक ये डॉट प्रोडक्ट, वेज प्रोडक्ट और ये ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने का कोई विशेष फायदा नहीं होगा। ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट को एक क्रम में नॉलेज देता है ताकि आप उसको अपने दिमाग में अच्छे से आत्मसात कर सके। तो उसी कड़ी में हम लोग ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सीरीज शुरू किए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो पेपर है, उसमें भी जो पार्ट 1 है मैथमेटिकल फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, उसके 4 यूनिट में पहला यूनिट वेक्टर अलजेब्रा, उसके आज हम लोग ये इतने टॉपिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट का। तो ये जो सेगमेंट है ये पिछले सभी सेगमेंट से काफी इंपॉर्टेंट है। जो पिछले हमने 2-3 लेक्चर्स हम लोग इसके लिए हैं, पढ़े हैं, उसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से पिछले 2 सालों में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आज हम लोग पहले इसका बेसिक थ्योरी समझेंगे, फिर आज हम इसको न्यूमेरिकल से भी हम आप लोगों को ये समझाएंगे, न्यूमेरिकल से ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आगे के कॉन्सेप्ट के लिए। टॉपिक क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, या सेपरेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये इतने नाम से पूछा जा सकता है। हालांकि इस पे ज्यादातर चांस है कि आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और वो न्यूमेरिकल हम लोग अभी इसी जस्ट एक टॉपिक के बाद डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेगमेंट में हम केवल यही एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए, पोजीशन वेक्टर या सेपरेशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या। यहां पे आप डायग्राम ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P1। अब ये पॉइंट P1 है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई पिंड रखा हुआ है P1 पे। तो हमारे मूल बिंदु से उसका जो है वो पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश क्या है? R1 वेक्टर। यानी O से ये P1 को मिलाने वाला जो वेक्टर है, जो R1 वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P1 का। इसी प्रकार मान लेते हैं ये जो पिंड यहां पॉइंट P पे रखा था, कुछ देर बाद ये P1 से ये गति करते करते ये आ गया P2 पे। ध्यान दीजिएगा, ये P1 से गति करते हुए कहां पे आ गया? P2 पे। तो अब इसका नया पोजीशन वेक्टर यहां ओरिजिन से कितना हो गया? R2 वेक्टर। मतलब जब पिंड P1 पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 था। अब पिंड P1 से गति करके जब P2 पे चला आया तो इसका नया पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? R2 हो गया। यानी R1 जो है, जिसको हम OP1 बोलेंगे, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P1 है। चाहे पॉइंट P1 बोलिए, चाहे पार्टिकल P1 बोलिए। और R2 जो है, जिसको OP2 बोलेंगे, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P2 है। ठीक है, जब ये P1 से P2 पे गया। अब ये P1 P2 क्या है? जब ये P1 से P2 तक गया तो ये क्या है? ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। ठीक है, यानी जो पार्टिकल है वो P1 से P2 पे गया, ये P1 से P2 पे जब ये गया तो ये क्या हो गया? ये डिस्प्लेस हो गया। ये यहां P1 से विस्थापित होकर P2 पे चला गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे S वेक्टर बराबर P1 P2 वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। तो हमें इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मान निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पे गौर कीजिए आप लोग। यहां पे हम लोग आते हैं तो यहां पे हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो ट्रायंगल, जो सदिश योग का त्रिभुज नियम अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, उसका प्रयोग किया जाएगा। यहां पे देखिए, हमने एक बार मैं रिवीजन जल्दी से करा देता हूं कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है। यदि दो सदिश किसी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हों तो इनका जो योग होगा वो उसी त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। ये पहला है A वेक्टर और ये उसी का क्रमागत है B वेक्टर। यानी जहां A वेक्टर खत्म हुआ वहीं से B शुरू हुआ, तो ये दोनों क्रमागत हो गए A B वेक्टर, और त्रिभुज की दो भुजा से प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इन दोनों का योग जो होगा वो A प्लस B, वो उसी त्रिभुज के तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा। और उसको बनाने का तरीका क्या होगा? पहले का टेल पकड़ेंगे और दूसरे के हेड से जोड़ देंगे। तो उसी को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है? हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है।
तो इन ट्रायंगल OP1P2, ट्रायंगल यहाँ पे OP1P2 जो है, इसमें देखिए ये संलग्न भुजा कौन सी है, ये है R1 वेक्टर प्लस ये S वेक्टर बराबर इसका टेल और इसका हेड जोड़ दीजिए R2 वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए OP1 वेक्टर प्लस P1P2 वेक्टर बराबर OP2 वेक्टर, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ये मान रखिए, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से हमें तो चाहिए S वेक्टर यानी P1P2 वेक्टर, तो P1P2 वेक्टर क्या हो जाएगा OP2 माइनस OP1, तो ये S वेक्टर क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब अब इसका ट्रिक सीखिए, अगर पहले ये पार्टिकल पोजीशन P1 पे था और इसका पोजीशन वेक्टर R1 था और ये अब पार्टिकल पोजीशन P2 पे आ गया और इसका नया पोजीशन वेक्टर R2 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाला पोजीशन वेक्टर। ये इसका ट्रिक होता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, जैसे देखिए मान लीजिए मैं इसका ये नाम चेंज करना चाहता हूं, P1 को मैं ए लिख देता हूं, P2 को B, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया AB वेक्टर। तो इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, सीधी सी बात। यानी ये दोनों को आप इसमें लास्ट में क्या आ रहा है B, ये पार्टिकल कहां से कहां गया है, A से B पे गया है, तो यहां पे देखिए A से B गया है, तो ये B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। अब चूंकि पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से ही लेंगे ना आप, तो ये OB माइनस क्या हो जाएगा OA हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहीं पे दिया है CD वेक्टर, मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है वो बिंदु C से D तक डिस्प्लेस होता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या निकलेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा D का पोजीशन वेक्टर माइनस C का पोजीशन वेक्टर, या फिर इसी को लिख देंगे OD वेक्टर माइनस OC वेक्टर। समझ में आया कि नहीं, ये आपको ट्रिक, लास्ट वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यही मैंने यहां पे लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट P1 P2 बराबर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1, या फिर इसको लिख देंगे OP2 माइनस OP1। समझ में आया, तो यही हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग ये एक ही टॉपिक आज काफी है आपको डिस्कस करने के लिए, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक दो बार रिवाइज करके देख लीजिए। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ये इस प्रकार से डिजाइन किया है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अभी तक के क्लियर हो जाए। देखिए बोला है इफ पॉइंट A एंड B आर 3, 4, 5, 6, 8, 9, ये दो पॉइंट दिया है, ए का पॉइंट कितना है 3, 4, 5 और बी का पॉइंट है 6, 8, 9। अब आपको क्या निकालना है, पहला आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, फिर यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी निकालना है, फिर यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर। ये मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन अपने से बनाया है खुद से, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो। देखिए ये अभी इसका एक जो है डायग्राम बनाइए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया जेड एक्सिस। फिर बोला है कि एक पॉइंट है ए का पॉइंट यहाँ पे कितना दिया है 3, 4, 5, बी का पॉइंट कितना दिया है 6, 8, 9। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बनाइए, ये हो गया ओ ए वेक्टर। देखिए ओ से ए वेक्टर क्या बना ओ ए वेक्टर, और इसी को हम नाम क्या देंगे ए वेक्टर। तो कैसे बनेगा, देखिए एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 3 आई कैप, क्योंकि आई कैप एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, प्लस 4 कितना है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा 4 जे कैप, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 जे कैप। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, आप यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो गया ए, क्या लिखेंगे ए वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, क्योंकि इसके निर्देशांक कितने हैं 3, 4, 5, तो 3x के लिए, ये y के लिए, z के लिए, यानी 3 यूनिट x एक्सिस की ओर, 4 यूनिट y एक्सिस की ओर और 5 यूनिट z एक्सिस की ओर। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको यूनिट वेक्टर के साथ लिखेंगे, यानी 3 यूनिट किधर दर्शाता है x एक्सिस के दिशा में, यानी इसका जब आप पॉइंट बनाएंगे तो ये 1, 2, 3, यहाँ पे ये 3 हो गया, फिर उसी प्रकार y एक्सिस पे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 हो गया, और z एक्सिस पे 5। ठीक है, ये आप बेसिक चीज जानते होंगे पहले से। आगे बढ़ते हैं, अब हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ b निकालना है, तो आप यहां से खुद बनाइए। O से लेके B तक का पोजीशन वेक्टर, ये B वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इसको OB वेक्टर भी लिख सकते हैं, O से B, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 9
के कैप। समझ में आया ना? ये इस प्रकार से ये हो गया बी का पोजीशन वेक्टर, और ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए एक्चुअल में इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे ओरिजिन आप जानते हैं 0,0,0, तो जब आप OA वेक्टर निकाल रहे हैं ना, तो इसका टेक्निकल मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो ये अगर आप इसको और अच्छे से लिखेंगे जनरल वे में, तो ये ऐसे बनेगा, OA वेक्टर बराबर तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A यानी 3 माइनस, अब यहां पे क्या है 0 आई कैप, ये जनरल फॉर्मूला होता है। प्लस जैसे इसका भी कोई अगर कोऑर्डिनेट होता ना, तो आप ऐसे इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो यहां मतलब फिर घटाएंगे 4 माइनस 0 5 माइनस 0 तीरों का। तो आगे बढ़ते हैं, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर हो गया। अब उसके बाद बोला है यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो ये बताइए कोई वेक्टर है ए, इसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर बराबर वो वेक्टर पकड़िए और उसी वेक्टर में उसी के परिमाण से भाग दे दीजिए, तो परिमाण कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा केवल क्या बचेगा, एकांक सदिश बचेगा। तो देखिए यहां से ये आप ए वेक्टर आप पहले ही से यहां पे निकाल के बैठे हैं, इस ए वेक्टर को यहां पे रख दीजिए, और मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर आप जान रहे हैं √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से किसी वेक्टर का परिमाण निकलता है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए। इसी प्रकार बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो बी वेक्टर लीजिए और उसी बी वेक्टर के परिमाण से भाग दे दीजिए। तो ये है आपका बी वेक्टर 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 9k कैप। अब इसी का परिमाण निकालेंगे, तो देखिए ये 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तीनों को जोड़ दीजिए, अंडर रूट में रहेगा ये, और इस प्रकार से ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, बी वेक्टर के अलोंग एकांक सदिश। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें निकालना है। देखिए कितना कर चुके, 4 पार्ट हम लोग यहां से कवर कर चुके। अब हम 5वां पार्ट, हमें फाइंड ए बी वेक्टर मतलब समझ रहे हैं ना, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अभी तो मैंने बताया कि फाइंड ए बी वेक्टर निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या फिर इसी को क्या लिख देंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर, तो बी माइनस ओबी वेक्टर और ओए वेक्टर तो आप पहले ही से निकाल के बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ओबी वेक्टर है और ये क्या है, ओए वेक्टर, दोनों को घटा दीजिए, ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये ए बी वेक्टर क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर या ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। तो ये रहा ओबी वेक्टर, इसमें से ओए वेक्टर घटा दीजिए, तो 6 माइनस 3 3i कैप, 8 माइनस 4 4j कैप एंड 9 माइनस 5 4k कैप। ये हमारा आ गया ए बी वेक्टर। अब इसी ए बी वेक्टर के अलोंग हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए बी के अलोंग हो। देखिए अगर डायग्राम से समझेंगे तो देखिए ये बता रहा हूं पूरा डायग्राम में, ये पहला जो था पोजीशन वेक्टर अलोंग ए, यानी ये देखिए ये ए वेक्टर है, तो इसी के अलोंग यानी इसी के दिशा में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप। अभी मैंने बी, ये ओ बी वेक्टर या बी कैप है, तो इसी के दिशा में आगे बढ़ा दीजिए, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, बी कैप। अब आपको ए बी के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए बी का दिशा किधर जा रहा है, देखिए ये ए से बी की ओर, यानी ए से बी की ओर इधर जा रहा है, तो इसी दिशा में आपका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ए बी कैप। तो मैंने बताया है किसी भी सदिश का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसी वेक्टर में उसी वेक्टर के परिमाण से भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर आपने ये निकाला है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो अंडर रूट में कितना आएगा, 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, तो ये आप जोड़ेंगे तो अंडर रूट 41 आ जाएगा। तो ये आपका है यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर। तो ये इस प्रकार से ये सेपरेशन ऑफ टू वेक्टर, ये देखिए सेपरेशन ऑफ टू वेक्टर यही है ना, दो वेक्टर का डिफरेंस, उसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ एक बार थ्योरी पे देखिए, ये देखिए ये जो फाइनल मैंने आंसर बताया इसी में पूरे टॉपिक कवर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, यही हो गया ना। एक वेक्टर r2 है, एक वेक्टर r1 है, तीसरा s है, तो s बराबर क्या आ रहा है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये कई टॉपिक से ये पूछा जाता है एग्जाम में, कुछ भी नाम हो सकता है। और लास्ट में सेपरेशन ऑफ टू वेक्टर। तो ये पूरा ये टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया। आप ये फाइनल फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, जैसे P1 से P2 गया, तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। ये हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कवर होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।